नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले खबर है असम के दरांग जिले से विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ के सिपाझार में सोमवार से ही तनाव था। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ है, क्योंकि यहाँ से कब्जा हटाए जाने की तैयारी हो रही थी, कुछ कोशिशें हो रही थी, और जिसमें अब तक बताया जा रहा है जो ये संघर्ष हुआ इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें जख्मी भी हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि 9 लोगों को उसके भी 9 लोग इसमें जख्मी हुए। कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से और जानकारी लेने की, लेकिन वाकई में मोनादीपा बैनर्जी हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मोनादीपा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर? जी, एक तो है कि मैंने दरांग जिले के एसपी के साथ मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो घटना घटी ये हुआ जब पुलिस उस इलाके में ढोलपुर बोल के एक जगह पे पहुंची एविक्शन करने के लिए। और ये एविक्शन के दौरान जो गांव वाले हैं वो पथराव करना शुरू कर दिया उन्होंने पुलिस पर, और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और फायरिंग भी करना पड़ा। उनका कहना था कि ये एविक्शन नोटिस गांव वालों को दिया गया था, लेकिन गांव वालों ने प्रतिवाद किया और इसी कारण ये झड़प हुई इन दोनों के बीच। और उसके बाद मैंने जब पूछा कि ये जो हमें वीडियो मिल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं एक गांव वाला आता है और उसके ऊपर फायरिंग होता है, और एटलीस्ट जो दिख रहा है वीडियो में, और ये वीडियो हमने इंडिपेंडेंटली तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन इस वीडियो में दिखाई जा रहा है ये गांव वाला गिर जाता है और उसके ऊपर पुलिस फिर लाठियां बरसाती है। ये जो हालात हुए, मैंने एसपी साहब को जब पूछा इस बारे में, उन्होंने कहा कि ये घटना के बारे में उन्हें पता नहीं था, शायद कहीं और हुआ होगा इलाके में, जो वो जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो मुद्दा खड़ा हो रहा है कि 2 लोग की मौत हुई, ऐसा ही रिपोर्ट आ रहा है। एसपी ने हमें कहा 2 इंजर्ड है और अलग से 9 पुलिसमैन भी इंजर्ड है। अस्पताल में लिया गया है सब इंजर्ड को, और इलाका अब कंट्रोल में है, ऐसा ही उन्होंने कहा। पर यह भी कहा कि पूरा एविक्शन नहीं हुआ। तो जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि ये इलाके में 4,500 बीघा एक जमीन है सरकार का, उस जमीन को सरकार वापस लेना चाहती थी, इसलिए एविक्शन नोटिस दिया गया था। सोमवार को एविक्शन हुआ था और एविक्शन में 800 फैमिलीज इनको एविक्ट किया गया, ऐसे ही खबर आ रही है। और 500 लोगों फैमिलीज के एविक्शन होना था आज, पर वो पूरा नहीं हुआ। सोमवार को कोई वायलेंस नहीं हुआ था, लेकिन आज गांव वाले भी बहुत ही रुख पड़े और पुलिस की विरोधिता की, और फिर ये हादसा घटी। अब तक हमें खबर नहीं है कि मुख्यमंत्री ने इस घटना पर कोई मंतव्य किया है, लेकिन खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एविक्शन होना था और होगा। जो और बैकग्राउंड में हमें जो पता चल रही है कि 7 जून को मुख्यमंत्री वहां पे गए थे उस इलाके में, और वहां पे कोई मंदिर है, शिव मंदिर, वहां पे उन्होंने पूजा दिया और ये कहा कि मंदिर के कुछ जमीन में भी एनक्रोचमेंट हुआ था, इसको पुलिस ने हटा दिया है। उसके बाद जून के महीने में कोई कैबिनेट डिसीजन हुआ कि 4,500 बीघा जमीन पर सरकार एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट करना चाहती है, और इसी दौरान ये एविक्शन के नोटिस। बिल्कुल मोनादीपा, ये इस जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो मोनादीपा बैनर्जी बता रही हैं, तस्वीरें ये हैं कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा हटाने की प्रक्रिया एक तरह से हो रही थी। 500 परिवारों को हटाना है, लेकिन फिलहाल यह अमानवीय तस्वीरें जिस तरह से पुलिस ने गोलियां चलाई, इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, असम इज ऑन state-sponsored fire. I stand in solidarity with the brothers and sisters in the state. No children of India deserve this. उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर इस जो ये गोली चली है इसका आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मैं जो लोग हैं, जो परिवार है जिन पे गोलियां चली, मैं उनके साथ हूँ और इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए लोगों के साथ। असम के बाद अब देश की बात में खबर है उत्तर प्रदेश से।
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट के अलावा अपना मृत्यु पूर्व बयान अपने मोबाइल सेल्फी मोड में रिकॉर्ड किया। महंत के मोबाइल को पुलिस ने उनके कमरे से ही बरामद किया है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वीडियो बयान में भी उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार बताया है। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए आए तमाम साधु संतों का कहना था कि उनका सुसाइड नोट फर्जी है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। लेकिन उनके वीडियो बयान के सामने आने के बाद शायद ये विवाद बंद हो जाए। अपने वीडियो बयान में भी उन्होंने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को ही जिम्मेदार ठहराया है। अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ साधु संत अब इस मसले पर राय मशवरा कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने यह भी बताया कि नरेंद्र गिरी के कमरे से सल्फास की गोलियां बरामद हुई हैं। पहले वो सल्फास खाना चाहते थे, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया। सल्फास की गोलियां भी वहाँ कमरे में मिली थी। गोलियां भी मिली वो सब कौन लाया? रस्सी कौन लाया? रस्सी मैं इसी बात पे लगा हुआ हूँ और मैं इसी बात की जानकारी लेना चाह रहा हूँ। आज मैं अभी आश्रम के सभी लोगों के साथ बैठना चाह रहा हूँ और मैं इसकी पूरी जायजा लूंगा। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य और मुंशी सर्वेश द्विवेदी उर्फ बबलू ने बताया कि नरेंद्र गिरी ने नायलॉन की जिस डोरी से फांसी लगाई थी उसे वो ही खरीद कर लाया था। उसका कहना है कि नरेंद्र गिरी ने उससे कहा था कि गीले कपड़े सुखाने के लिए नायलॉन की डोरी का लच्छा खरीद लाओ। उसे नहीं मालूम था कि वो उसका फांसी में इस्तेमाल करेंगे। बिना पुलिस को बुलाए क्यों काट? उस समय कोई हड़बड़ाहट भी है, नहीं मालूम था कि महाराज जी हमारे ऐसे कर सकते हैं। महाराज जी ऐसा कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम था कि महाराज जी ऐसा किए होंगे और हड़बड़ाहट में उतारा गया उनको नीचे। बागंबरी मठ का सामान प्रयागराज के अल्लाहपुर मोहल्ले में जिन दुकानों से आता है, उन दुकानों पे नायलॉन की रस्सी लाने की जानकारी करने मीडिया के लोग भी पहुंचे। बहुत लोग ले जाते हैं, कस्टमर आते हैं, बिकता रहता है। अब हमें इतना ध्यान नहीं है। नहीं, सर्वेश द्विवेदी मठ के जो कर्मचारी हैं, हमें नहीं मालूम है, ध्यान नहीं आ रहा है। नरेंद्र गिरी जी के यहाँ के वो रस्सी ले गए थे आपके यहाँ से? बता तो दिया कि हमें नहीं ध्यान आ रहा है भाई। नरेंद्र गिरी की मौत वाले दिन उनके जो करीबी लोग उनसे मिले थे, उनका कहना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उनके चेहरे या बातचीत से किसी तरह की परेशानी या तनाव नजर नहीं आता था। उनका ड्राइवर दुर्गेश भी यही कहता है। बुलाए भी 10 बजे और बड़ा अच्छे से उन्होंने हमको बताया, दवा करा लो, ये करा लो, अच्छे से रहो। और खूब मतलब उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको किसी प्रकार की टेंशन है। वो खूब आराम से वैसे ही रहते थे जैसे रोज थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद रोज रोज नए नए तथ्य उनकी मौत के बारे में सामने आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी मौत का राज जल्द फाश होगा। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इस समय हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ मौजूद है। कमाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब इस मामले में सल्फास की बात भी आ रही है और तमाम और ऐसी चीजें हैं जो वाकई चिंतित हैं। हालांकि अब सीबीआई जांच की भी बात हो गई है, उस लिहाज से क्या चर्चा वहां पर? ये देखिए, ऐसा है कि एक तो उनका जो वीडियो बयान है वो सामने आया है। उसके बारे में कहा गया है कि उनको मोबाइल में वीडियो बनाना आता नहीं था। उन्होंने अपने शिष्य और वहां का जो मुंशी है, जो उनके पर्सनल चीजें खरीद वरीद के देता है, सर्वेश, उससे एक रोज पहले यानी इतवार को, सोमवार को उनकी मौत हुई है। सर्वेश का कहना है कि इतवार को उन्होंने उससे सीखा कि मोबाइल से वीडियो कैसे बनाते हैं और वो अगर खुद कुछ बोलना चाहें तो उसको किस तरह से वीडियो बनाएंगे, ये उसने उनको सिखाया। और उन्होंने सुसाइड के पहले 1-2 बार उसकी टेस्टिंग भी की ताकि पता चल पाए कि जो वीडियो वो बना रहे हैं वो सही है, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी उसकी बेहतर है या नहीं है। जब वो संतुष्ट हो गए तब उन्होंने अपना 4.5 मिनट का एक ये जो सुसाइड नोट जो उन्होंने लिखा है, वो एक वीडियो मैसेज या जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कह सकते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया है। उसको पुलिस ने बरामद किया है, सीज कर लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया होगा या भेज रही होगी, लिखा पढ़ी कर रही होगी उसकी, कि जिससे वो तय हो पाए साइंटिफिकली कि ये उनका बयान है या नहीं है। तो अगर ये पता चलता है, साइंटिफिकली प्रूव होता है कि ये उन्हीं का खुद का बयान है, तो फिर ये समझा जाएगा कि उन्होंने खुदकुशी की, ये माना जाना चाहिए। फिर अगर उन्होंने खुदकुशी की तो वो क्या वजह थी, उनका
शिष्य कौन सी तस्वीर लगाना चाहता था, किस लड़की की तस्वीर थी, वो सही थी, गलत थी, और वो लगाना भी चाहता था या कोई उन्हें शक हो गया कि वो तस्वीर लगाना चाहता है क्योंकि वो उनके खिलाफ कुछ कैंपेन चला रहा था। ये जब अब सीबीआई तफ्तीश करेगी तो पता चलेगा। तो अगर जिन लोगों को उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है, अगर ये साबित होता है कि वो उनको आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल 2 लोग पहले जेल जा चुके थे, आनंद गिरी और दूसरा आद्या तिवारी, जो लेटे हुए हनुमान जी या बड़े हनुमान जी का मंदिर है संगम पे, उसका पुजारी है। पुजारी का बेटा संदीप तिवारी जो है उसको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। अभी थोड़ी देर पहले उसको कोर्ट में पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भी जेल भेज दिया गया है। तो अब सीबीआई इसकी जांच करेगी और बाकी उसके पीछे के मसले हैं कि ये जो शिष्य उनको इतना प्रिय था उससे झगड़ा क्यों हुआ, वो जो नरेंद्र गिरी जी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने अपने एक शिष्य की हत्या करा दी थी या कह रहा 40 करोड़ की मठ की जमीन बेच दी थी, अपने घर वालों को उसका फायदा पहुंचाया था। तो ये सब जो आरोप हैं इनमें कोई सच्चाई भी है या नहीं है, ये इन सारी बातों की जांच सीबीआई करेगी। बिल्कुल कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो पहले एक चिट्ठी आ जाती है और फिर अब एक ऑडियो टेप भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल। और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से खबर है। मुंबई के डोंबिवली से भयावह मामला सामने आया है। एक 15 साल की लड़की से 29 लड़कों ने 9 महीने के दौरान बलात्कार किया है। लड़की अब अस्पताल में थाने के वहां पे इलाज करा रही है। 29 में से 23 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, क्या जानकारी मिली है इस पूरे मामले पर? देखिए, मुंबई से सटे डोंबिवली मानपाड़ा की ये वारदात है जो कि बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। जब से मामला उजागर हुआ है और लोगों को पता चला है तब से लोग हैरान और परेशान हैं। और मानपाड़ा की बात करें तो लगातार जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और सभी लोग इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पर हालांकि राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल लड़की ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसका ये कहना है कि जनवरी 2021 से 22 सितंबर की रात 2021 जब वो पुलिस थाने में गई तब तक उससे लगातार 29 लड़कों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौके पर बलात्कार किया है। और वो एक वीडियो की बात किया करते थे कि उन्होंने उसका एक वीडियो बना लिया था और जिसको वो दिखाने का, सार्वजनिक करने का डर दिखाकर उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। उसने शिकायत की। मानपाड़ा पुलिस ने वहां पर एक खबर मिलते ही तुरंत मामला दर्ज किया गया। डीसीपी ने एक टीम बनाई और 4 घंटे की मशक्कत के बाद ही सुबह तक जो है कि 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका भी लड़की ने नाम बताया था। उसमें से 2 नाबालिग भी हैं, ये बताया जा रहा है। उनको चिल्ड्रंस जो रिमांड होम में भेजा जा रहा है और बाकी के और जो आरोपी हैं उनकी अब तलाश चल रही है और सभी को गिरफ्तार करने की फिलहाल पुलिस की कोशिश है। और इस पूरे मामले की जांच एक एसीपी स्तर की महिला अधिकारी को दे दी गई है क्योंकि मामला बहुत ही संगीन है। और ये मामला उस समय आया है जबकि अगर जिस तरह से इससे अब राजनीति भी शुरू हो गई है कि राज्यपाल ने काशीनाका का जो बलात्कार और हत्या का मामला था महिला के साथ, उसके लिए विशेष अधिवेशन की मांग की थी और आज और फिर उस पर सामने लिखा में संपादकीय लिखी गई कि राज्यपाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ऐसे कलंकित बात करेंगे तो उनकी धोती में ही आग लग जाएगी। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, खासकर जो बीजेपी है, उसके हाथ उसको राजनीति करने का एक और मौका मिल गया है और वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। और बीजेपी नेता चित्रा वाघ वहाँ पहुंची भी थी, उन्होंने वहाँ पर जाकर बात भी की और विरोध भी दर्ज कराया। हालांकि एनसीपी की जो विधायिका हैं, जो कि सत्ताधारी दल है, उनकी विधायिका विजय चौहान भी वहाँ पर गई। उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि न्याय किया जाएगा और सभी जो विरोधी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी सजा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि हमें दे दीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और वाकई में जो महिलाओं की असुरक्षा के मामले हैं, लगातार इनमें इजाफा हुआ है, जिस पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन और सरकार के लिए वहां पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं हम देश की बात में। आपको आगे ले चलेंगे मध्य प्रदेश। मुख्य बदलने की अटकलों के बीच शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को कर रहे हैं क्या निलंबित, एक रिपोर्ट दिखाएंगे।
मध्य प्रदेश में भी इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन को लेकर रोज अटकलों का बाजार गर्म है। कभी मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने से, कभी पार्टी नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मेल मुलाकातों से। इस बीच मुख्यमंत्री के तेवर भी चर्चा में है। जन दर्शन यात्रा में उन्होंने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। और वाकई में ये रिपोर्ट देखने लायक रहेगी कि जो ये जिस तरह से हमने देखा है हाल में बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर मुख्यमंत्री बदले गए हैं, उससे पहले क्या क्या कार्रवाई होती है अपनी पद को बचाने के लिए। बहरहाल इस रिपोर्ट पर देखते हैं। जो सही चीज तो जनता ही बताती है, नहीं तो आप सेक्रेटरिएट में बैठ जाओ तो ऐसा रंगीन पिक्चर पेश होता है कि महाराज की जय हो, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। जनता के बीच में जाते हैं तो आनंद कितना कहाँ पहुंच रहा है तो उसका भी अनुभव होता है। मैं संजय शुक्ला के बारे में नहीं कह रहा। मध्य प्रदेश में नौकरशाहों और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर इन दिनों मंच से खासे सख्त हैं, जो उनके इन बयानों से झलकता है। गरीबों के राशन में अगर कोई गड़बड़ करे तो सीधे हथकड़ी लगा के जेल पहुंचाना, ऐसे बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। गड़बड़ करने वाले को क्रश कर दें और अपने प्रदेश को जन कल्याण और स्वराज के मामले में एक मॉडल बना के हम खड़ा कर दें। यहाँ के तहसीलदार को भी सस्पेंड तत्काल किया जाता है और पूरी जांच की जाएगी। जो गरीब है और राशन कार्ड पात्रता पर्ची नहीं बनी, उनके सबके राशन कार्ड बना दिए जाएंगे। अनिल तलैया 14 सितंबर को निलंबित किए जाने वाले तीसरे अधिकारी थे। इससे कुछ घंटे पहले निवाड़ी जिले के 2 नगरपालिका अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद निलंबित कर दिया था। ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। अभी आदेश निकालोगी और इसकी जांच होगी और केवल सस्पेंड नहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा और खंडवा लोकसभा उपचुनाव हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद उसने पिछले साल हुए उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीती, लेकिन दमोह उपचुनाव हार गई। अब ये उपचुनाव सिंधिया की एंट्री के बाद शिवराज के लिए बेहद अहम है, इसलिए शायद शिवराज हर मंच से सुशासन का पाठ भी पढ़ाते हैं। अब मैं डंडा लेकर निकला हूं, गड़बड़ करने वालों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। ये कोई बात होती है भाई? कलेक्टर क्या कर रहे हो फिर? जानकार मानते हैं ये तेवर और उपचुनाव चौहान को उनकी छवि को फिर से बनाने के प्रयासों को सार्वजनिक स्वीकृति की एक झलक देंगे, जो अक्सर खुद को एक कड़क प्रशासक के रूप में पेश करते हैं, फैसले लेने में तेज होते हैं। आजकल बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। ये गुजरात में जो अभी राजनीतिक उठापटक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री को हटाया गया और पूरा मंत्रिमंडल का सफाया कर दिया, तो उससे शिवराज सिंह को लग रहा है कि कहीं ब्रांड चौहान जो है वो 2024 तक जम न सके, और इसी के लिए वो ऐसी कवायद कर रहे हैं कि अपने आप को मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा, सबसे कद्दावर नेता बना रहे हैं। एक दिन का नायक बनके, एक दिन के मुख्यमंत्री की नायक की भूमिका में अनिल कपूर था, वैसी भूमिका निभा के नायक बनना चाहते हैं। पर 17 साल के खलनायक को भी तो अपना जवाब देना पड़ेगा। वो एक ही व्यक्ति है जिसने 17 साल लगातार भ्रष्टाचार को पाला पोसा, माफिया को पाला पोसा, मध्य प्रदेश के भविष्य को अंधकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो लोग मध्य प्रदेश की राजनीति से वाकिफ हैं वो ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री के ऐसे तेवर नए नहीं हैं, लेकिन कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि सार्वजनिक रैलियों में नौकरशाही से एक फासला रखकर मुख्यमंत्री ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि जानकार ये भी पूछेंगे फिर उनसे कि 15 सालों तक लगभग वही सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं, ऐसे में उनके इस तेवर की और ये जताने की ज़रूरत क्यों है कि राज्य में कोई भ्रष्ट सिस्टम काम कर रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे क्यों गुरुग्राम में 135 फ्लैट्स को गिराने के दिए गए हैं आदेश।
देश की बात में खबर है गुरुग्राम से। गुरुग्राम न्यू कॉलोनी में साई लेन के 135 फ्लैट्स तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। नोटिस जारी होते ही साई लेन में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। गुरुग्राम के डीटीपी विभाग के ऑर्डर में कहा गया है कि अगर बिल्डर ने नहीं तोड़े तो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा। ये साई लेन वेलफेयर सोसाइटी है, ठीक है जी। आज ऑफिस से आए तो देखा ये बाहर नोटिस लगा हुआ है। काफी देर से हम सुन ही रहे हैं कि अवैध है या क्या है। हमारी सारे रजिस्ट्री हो रखी है। एमसीजी के हाउस टैक्स 2022 तक का पेड है, मेरा खुद का ही, और सबका पेड है। सारे सीवरेज कनेक्शन हैं, सारे वाटर सप्लाई है, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं। सारी सुविधा थी, हमने देख के लिया कि चलो ले लेते हैं घर, यहाँ पे सारी सुविधा है, रोड के नजदीक है। RW भी रजिस्टर्ड थी। ऐसा सुनने में आ रहा है, और जो ये नोटिस आज लगे हुए हैं इससे लग रहा है कि इन्होंने डेमोलिशन ऑर्डर निकाल दिया एक तरीके से। हम लोगों के साथ समस्या ये है कि इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि ये इलीगल है और एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। किसी तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल रही। स्टेप तो यही है कि अपना RW मिलकर जो भी स्टेप उठाने जा रही है, कोर्ट प्रोसीड करने की सोच रहे हैं, वो करेंगे। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2,87,000 की कंसेशन मिलती है वो भी कुछ लोगों को मिली है। फाइनेंस भी हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, तो सारा कुछ वो बेकार हुआ काम। रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री के बाद नगर निगम का टैक्स पे किए हुए सबने, तो ये सारा कहाँ जा रहा है पैसा। हमें तो बिल्डर्स के ऑफर आए थे, तो हमने बिल्डर से आगे बातचीत करी, पेपर दिखाया उसने, जो पेपर सेटिस्फैक्ट्री थे उस हिसाब से लिया। उनके पास लैंड रिकॉर्ड था, किसके नाम से जमीन थी, उन्होंने किससे ली, कहाँ से, सारी चीजें। कितने सालों से रह रहे हैं, बिजली पानी सब कुछ आ रहा है और सारा कुछ लीगल होता है ना। और बहुत झटका लगा कि इतने साल से हम रह रहे हैं और उन घर को कैसे तोड़ा जा सकता है। हमारे पास सारे हैं, हमारे प्रॉपर्टी का है, हमारे पास बिजली का बिल जो आता है उसका है, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारी चीजें हैं जो होने चाहिए। अगर हम बिजली का बिल भर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो ये लीगल कैसे हो गया, क्योंकि सारी प्रोसेस तो लीगल होता है ना। और देश की बात में आगे बताएंगे आपको, प्रदूषित हवा की जद में है समूचा देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 90% आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है और हर साल 70 लाख लोगों की प्रदूषण जनित बीमारियों से मौत हो रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरा भारत प्रदूषण की जद में है। आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली और आसपास के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ वायु प्रदूषण को लेकर अहम बैठक की। दिल्ली में फिलहाल आसमान पूरी तरह साफ है। प्रदूषण ना के बराबर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक है। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में दिल्ली का यही आसमान हर साल की तरह प्रदूषण से धुंधला होने वाला है। सबको चिंता है कि किसान पराली जलाएंगे और हवा का दबाव कम होते ही दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाएगी। गुरुवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में पराली जलाने के मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें आने वाले सीजन में वायु प्रदूषण जो इस पूरे NCR रीजन में होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं, उन सब की समीक्षा की गई। पंजाब में दोनों तरह के, एक तो उनके यहाँ काफ़ी मशीनें दी गई हैं, उनका उपयोग होगा। इन मशीनों के अलावा वहाँ पर ये जो पूसा का कैप्सूल जो है उसका भी 5 लाख एकड़ में वहाँ पर उपयोग इस बार किसानों ने वहाँ पर रजिस्टर करवाया है इसको करने के लिए। और NTPC वहाँ से अपने विद्युत संयंत्रों में इनका उपयोग करने के लिए उन्होंने भी टेंडर निकाले हुए हैं। किसानों को इस साल पराली नष्ट करने के लिए ज्यादा मशीनें मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही साथ NTPC भी बिजली बनाने के लिए किसानों से 20,000 टन पराली खरीदेगा। सूत्रों की माने तो पंजाब में कृषि कानून को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है और अगले साल चुनाव भी है।
ऐसे में कहा जा रहा है कि किसान कृषि कानून के विरोध में ज्यादा पराली जला सकते हैं, और चूंकि चुनाव है तो पंजाब सरकार किसानों पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। अगर किसानों पर कोई कार्रवाई करी तो वोट पर आंच आ सकती है। इसलिए पराली को लेकर के पंजाब से सरकार बहुत ज्यादा आशावान नहीं है। पर पराली प्रदूषण का इकलौता कारण नहीं है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल का भी प्रदूषण में बड़ा योगदान है। सरकार ने इससे निपटने के लिए स्मोक टावर और वीडियो कैमरे तो लगाए हैं, पर ये कितने कारगर हैं ये ठंड में ही पता चल जाएगा। WHO ने वायु प्रदूषण को लेकर अपने मानक और सख्त कर दिए हैं। WHO ने PM 2.5 को 25 mg से घटाकर 15 mg कर दिया है। WHO के मानकों की माने तो दिल्ली में 17 गुना ज्यादा प्रदूषण है, नोएडा में 19 गुना, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 21 गुना, मुंबई में 10 गुना और कलकत्ता में 8 गुना ज्यादा प्रदूषण है। भारत में भी हर साल प्रदूषण जनित बीमारियों के चलते 16 लाख मौतें हो रही हैं। सरकार पराली को नष्ट करने के लिए मशीनें दे या स्मोक टावर लगा दे, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये प्रयास काफी नहीं है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।